एक बच्चा जिसकी सूंघने की शक्ति असाधारण है और जिसकी मौत तय है, आखिरकार एक सीरियल किलर बन जाता है। सन 1738 में फ्रांस में एक औरत जो मछली के बाज़ार में काम करती है, जहाँ गंध बहुत ही घृणित होती है, एक बच्चे को जन्म देती है जिसे वह मरा हुआ समझती है, इसलिए छोड़ देती है। लेकिन यह बच्चा असाधारण घ्राण शक्ति के साथ पैदा होता है और जैसे ही वह जगह की गंध महसूस करता है, रोना शुरू कर देता है। लोग यह देखते हैं और माँ पर अपने ही बच्चे को मारने का आरोप लगाते हैं, इसलिए उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उस बच्चे को, जिसका नाम जान रखा जाता है, एक अनाथालय ले जाया जाता है, जहाँ दूसरे बच्चे उसे सताते हैं, यहाँ तक कि उसे घोंटने की कोशिश करते हैं। इसी माहौल में वह बड़ा होता है और अपनी क्षमता को और विकसित करता है। वह बिना देखे ही यह जान सकता है कि क्या चीज़ सूंघी जा रही है। जब जां 13 साल का होता है तो देखभाल करने वाली महिला के पास अनाथालय में उसके लिए जगह नहीं रहती, इसलिए वह उसे एक चमड़ा व्यापारी को बेच देती है। लेकिन बिक्री के तुरंत बाद ही दो चोर उस पर हमला कर उसे घायल कर देते हैं। फिर जां चमड़े की फैक्ट्री में काम करता है, जहां मारपीट और शोषण के बावजूद वह आगे बढ़ता है। एक दिन उसका मालिक उसे पेरिस ले जाता है चमड़े बेचने के लिए और वहाँ की बेशुमार गंधों से वह मोहित हो जाता है। अचानक उसे एक बेहद ख़ास और सुखद गंध महसूस होती है जो उसे गहराई से प्रभावित करती है। वह खोजने निकल पड़ता है कि यह कहाँ से आ रही है और पाता है कि यह गंध एक लाल बालों वाली युवती की है। जहाँ किसी तरह उस गंध को संभाल कर रखना चाहता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है और उसके गले के पास पहुँच जाता है। लेकिन युवती डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जहाँ उसकी मुँह दबा देता है ताकि शोर न हो, लेकिन अनजाने में उसे घूंट देता है। उसे एहसास होता है कि वह मर चुकी है, पर उसे इसकी परवाह नहीं, सिवाय उस गंध के जिसने उसे कुछ महसूस कराया था। जहाँ हमेशा अकेला रहा था और कभी कोई व्यक्तित्व विकसित नहीं किया, न ही उसे गहरे भाव सिखाए गए। वह कभी सच्चे प्यार से परिचित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने सिर्फ बदसूरती, पतन, गरीबी, बर्बादी और उत्पीड़न देखा। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी इन्हें अनुभव नहीं किया। सुंदरता, करुणा, सहानुभूति और प्यार क्या मायने रखते हैं। फिर वह युवती को निर्वस्त्र कर सूंघता है, लेकिन ध्यान देता है कि उसकी गंध खत्म हो गई है। तभी से जो जान सिर्फ दूसरों का गुलाम बनने वाला था, यह ठान लेता है कि गंधों को संरक्षित करना सीखेगा ताकि कभी भी इतनी दिव्य सुंदरता खो न दे। यह खुशबू उसे इतना महान अनुभव देती है कि वह इसे थामे रखने पर अडिग हो जाता है। सूंघने की शक्ति की एक दिलचस्प बात यह है कि यह इकलौता इंद्रिय है जिसका सीधा रास्ता दिमाग के याददाश्त और भावनाओं वाले हिस्सों तक होता है, बिना किसी नियंत्रण के। तब जॉन को कुछ चमड़े पहुंचाने भेजा जाता है पेरिस के सबसे मशहूर परफ्यूमिस्ट जोसेफ बाल्दिनी की परफ्यूमरी में, जो अब अपना हुनर खो चुका था और फैशन से बाहर हो गया था। बाल्दिनी को एक काउंट के लिए खुशबू बनानी थी, जिसने उससे कहा था कि वह कुछ ऐसा बनाए जो अमोर जैसा हो, जो उसके प्रतिद्वंद्वी का बहुत सफल परफ्यूम था। बाल्दिनी उस परफ्यूम को एक रूमाल पर छिड़क कर उसकी सामग्री पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कठिनाई होती है। तभी जां आता है और बाल्दिनी में एक संभावित गुरु देखता है जो उसे गंधों को संरक्षित करना सिखा सकता है। वह उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, कहकर कि उसके पास पेरिस की सबसे अच्छी नाक है और पूरे कमरे में मोरोसिक गंध को महसूस करता है। बाल्दिनी कहता है छाया और युवा से पूछता है क्या वह उस परफ्यूम की नकल कर सकता है। जां सहमत हो जाता है और एक के बाद एक सार मिलाकर ठीक उसी तरह अमोरिनी को तैयार कर देता है। बाल्दिनी इसे परखता है और आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन जां कहता है कि यह अच्छा परफ्यूम नहीं है और वह कुछ बेहतर बना सकता है। फिर वह कुछ और सार जोड़ता है और जब बाल्दिनी इसे सूंघता है तो उसे शांति और पूर्णता का अविश्वसनीय एहसास होता है। अगले दिन बाल्दिनी जां को ढूंढने जाता है और उसे चमड़े के व्यापारी से खरीद लेता है, जो जैसे बाकी सभी जल्द ही मर जाता है। जां की मदद से बाल्दिनी अपना करियर फिर से शुरू करता है और बहुत सफल हो जाता है। लेकिन जां सिर्फ यह सीखना चाहता है कि गंधों को कैसे संरक्षित किया जाए, इसलिए परफ्यूमिस्ट उसे वह सब सिखाना शुरू करता है जो वह जानना चाहता है। वह बताता है कि हर परफ्यूम 12 सारों से बनता है, जिन्हें उनकी सामंजस्यपूर्ण अनुकूलता के अनुसार चुना जाता है। फिर भी एक किंवदंती है कि परफेक्ट परफ्यूम में एक अतिरिक्त नोट होता है जिसे कोई नहीं जानता, जिसे जीवन सार कहा जाता है। कहा जाता है कि जब इसे सूंघा जाए तो इसमें लोगों को स्वर्ग जैसा महसूस कराने की शक्ति होती है, लेकिन यह सिर्फ एक किंवदंती है।
उसके बाद गुरु बाल्दिनी जाँ को अपना तरीका सिखाता है फूलों की गंध संरक्षित करने का, जो आसवन डिस्टिलेशन से होता है। लेकिन जाँ इस तरीके को एक बिल्ली पर आजमाता है और यह काम नहीं करता। बाल्दिनी उसे कहता है कि इस तकनीक वह अनुपस्थित है और इसका आनंद लेता है, लेकिन समय के साथ बिना किसी ध्यान भंग के वह पहली बार खोजता है कि उसका कोई अपना गंध नहीं है, और वह सोचता है कि इसी वजह से वह दुनिया के लिए अदृश्य रहा है। तब वह निश्चय करता है अपनी यात्रा ग्रास की ओर जारी रखने का, ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि न केवल वह मौजूद है बल्कि वह कोई असाधारण व्यक्ति है। अब उसका उद्देश्य सिर्फ गंधों को संरक्षित करना नहीं है, बल्कि ऐसा परफ्यूम बनाना है जो उसे समाज पर प्रभाव दे। इस कहानी में गंध हर व्यक्ति की आत्मा का प्रतिनिधित्व है, उसकी सार। लेकिन जाँ खोजता है कि उसके पास कोई सार नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। आत्माओं से भरी दुनिया में वह एक एलियन है, अपने ही संसार में वह कोई नहीं है। उस समय पेरिस में बड़ी असमानता थी और स्वास्थ्य संगठन की कमी थी। अमीर उतने ही गंदे थे जितने गरीब, लेकिन वे परफ्यूम में डूबे रहते थे, अपनी बदबू छुपाते थे और अपनी दौलत का प्रदर्शन अपने गंध से करते थे। उनका मूल्य उनके गंध में झलकता था। और जाँ, जिसके पास गंध नहीं थी लेकिन असाधारण सूंघने की शक्ति थी, उसने इसका उल्टा निष्कर्ष निकाला कि गंध ही है जो लोगों को मूल्य देता है। इसलिए उसने तय किया कि दुनिया में जगह पाने के लिए, किसी होने के लिए, उसे अपनी गंध पकड़नी और बनानी होगी, अपनी आत्मा, सबसे सुंदर, वांछनीय और मोहक आत्मा जिसका कोई अनुभव कर सके। कहानी में आगे बढ़ते हुए गांव की ओर जाते हुए वह एक लाल बालों वाली युवती लौरा की गंध महसूस करता है, जो उसे उसकी पहली शिकार की याद दिलाती है और वही गहरी भावनाएं जो उसने तब महसूस की थीं। इससे उसे विश्वास होता है कि इस लड़की की गंध उसके परफ्यूम की अतिरिक्त नोट के लिए परफेक्ट होगी। मेरा मानना है कि चूंकि गंध को दृश्य रूप से नहीं दर्शाया जा सकता, लाल बाल गुलाबों का प्रतीक हैं, जो परफ्यूमरी का सबसे कीमती कच्चा माल है। जहाँ गांव पहुंचता है और मदाम अर्नुल्फी और उसके प्रेमी डोमिनिक की परफ्यूमरी में काम पाता है, जहाँ उसे बहुत शत्रुता से ट्रीट किया जाता है, वहाँ वह मैसरेशन की तकनीक सीखता है, जिसमें किसी सामग्री को कुछ समय के लिए तरल में डुबोया जाता है ताकि उसकी गंध और स्वाद स्थानांतरित हो जाए। फिर वह इस तरीके को पहली शिकार पर आजमाता है, जिसे वह मार देता है और गर्म तरल में डुबोता है, लेकिन यह काम नहीं करता। उसके बाद वह दूसरी पर कोशिश करता है, लेकिन इस बार शव को कपड़े में लपेटता है और उसे पशु वसा से ढक देता है, और इस तरह वह आखिरकार गंध को संरक्षित करने में सफल होता है। यह पहले असर उसके मालिक डोमिनिक पर दिखता है, जो गंध सूंघने के बाद बहुत नम्र और अच्छा व्यवहार करता है। तब जाँ ठान लेता है कि वह परफेक्ट परफ्यूम बनाएगा बाल्दिनी द्वारा सिखाई गई 12 गंधों की तकनीक का उपयोग करके, लेकिन उसमें अतिरिक्त जीवन सार की नोट जोड़कर, जो उसकी सबसे लालायित शिकार लाल बालों वाली स्त्री की होगी। यहीं से वह युवा स्त्रियों का शिकार शुरू करता है ताकि पहली 2 गंधें पकड़ सके। ये लड़कियां उसकी उम्र की थीं और उनमें कुछ सामान्य था, सौंदर्य और प्रेम। वे सभी किसी द्वारा प्रेम की जाती थीं। इसीलिए मुझे लगता है कि उसने उन्हें यूं ही नहीं चुना, बल्कि एक ऐसी आत्मा बनाने के लिए जो प्रिय आत्माओं से बनी हो और इसलिए प्रेम के योग्य हो, कुछ ऐसा जो उसे कभी नहीं मिला। गांव दहशत में डूब जाता है इतनी मौतों के कारण इतने कम समय में। लोग अपने सबसे करीबी लोगों पर भी भरोसा खो देते हैं और किसी भी व्यक्ति पर अपराधों का आरोप लगाने लगते हैं। इस बीच जहाँ 12 पहली गंधें संरक्षित करने में सफल होता है और लौरा लाल बालों वाली लड़की पर हमला करने की योजना बनाता है ताकि रहस्यमय जीवन सार हासिल कर सके। लेकिन लड़की का पिता स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। उसे डर है कि उसकी बेटी अगली शिकार होगी। उसे इस बारे में एक दुःस्वप्न भी आता है, जिससे वे तय करते हैं कि दूसरे गांव चले जाएं, जहां यह समझ जाता है और लौरा की गंध का पीछा करता है। इसी बीच एक कुत्ता जहाँ की प्रयोगशाला में बाल और स्त्रियों के कपड़े खोज लेता है। उसका मालिक डोमिनिक प्राधिकरणों को सूचित करता है और उसकी तलाश शुरू हो जाती है। लौरा और उसका पिता एक दूर के स्थान में बस जाते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। पिता उससे कहता है कि वह उसका सब कुछ है और उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वह गंध जिससे वे बच नहीं सकते, जाँ को उनके पास पहुँचा देती है। इसलिए जब वे सोते हैं, जाँ घर में प्रवेश करता है, फिर युवती के कमरे में। अगली सुबह लौरा का पिता उसके कमरे में जाता है और उसे पाता है। अब जाँ के पास वह गंध है जो उसे कमी थी और वह अपना परफ्यूम पूरा करता है, लेकिन उसी समय उसे पकड़ लिया जाता है
और एक काल कोठरी में ले जाए। लौरा का पिता उससे स्पष्टीकरण मांगता है और जहाँ केवल यही जवाब देता है, यह आवश्यक था। फिर अधिकारियों ने उसे मौत की सज़ा सुनाई और जब उसे सार्वजनिक चौक में फांसी देने ले जाया गया तो उसने अपने ऊपर परफ्यूम की कुछ बूंदें डाल लीं। जब जल्लाद ने उसे सूंघा तो उसने कहा कि वह निर्दोष है। स्पष्ट रूप से उस परफ्यूम से वह लोगों को सम्मोहित कर सकता था, जिससे वे सबको और हर चीज़ को प्यार से देखते थे। फिर उसने परफ्यूम की और बूंदें एक रूमाल पर डालकर भीड़ में फेंक दी और सब उसके सामने घुटनों पर झुक गए। उसने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। उसने एक गंध बनाई। उसकी आत्मा इतनी शुद्ध, शक्तिशाली और अति उत्कृष्ट थी कि सब उसके चरणों में थे। उसने अपने परफ्यूम से जुनून और प्रेम की एक कृति बनाई, जिससे लोग एक दूसरे को चूमने लगे और मिलन करने लगे। शुरुआत में सब उससे नफरत करते थे, लेकिन अपनी आत्मा की सुंदरता, जुनून और पवित्रता को डिस्टिल करके उसने पृथ्वी पर एक तरह की दिव्यता बनाई। मुझे लगता है कि दिव्य लोगों के भीतर प्रेम और जुनून जगाता है उनके आसपास की हर चीज़ के लिए, जिससे वे सबके साथ एक महसूस करते हैं। और तुम का प्रतिनिधित्व शायद इसलिए है क्योंकि यह सबसे अंतरंग गतिविधि है जहां हम शारीरिक रूप से दूसरों से जुड़कर एक हो जाते हैं, लेकिन उसी क्षण लोगों को देखते हुए जहाँ को फिर याद आता है वह पहली लड़की और वह कल्पना करता है उस जीवन की जो वह उसके साथ जी सकता था, और वह रो पड़ता है जहाँ उसे याद करता है क्योंकि वही तो था जिसे वह पूरे समय खोज रहा था, एक आत्मा जो प्रेम कर सके और प्रेम पा सके। लेकिन वह रोता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अंदर से कितना अकेला है। उसने परफेक्ट गंध बनाई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लोग उसे नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ उस परफ्यूम को जो उसने पहना था। उसे समझ आता है कि गंध ही वास्तव में आत्मा को मूल्य नहीं देती, और यह बिल्कुल रोमांटिक नहीं है एक ऐसी दुनिया में जहाँ प्रेम व्यक्ति पर नहीं बल्कि स्थिति और सतही चीज़ों पर आधारित हो। यह उसे घृणा से भर देता है। वह कभी किसी के साथ सच्चा संबंध नहीं बना पाएगा। अचानक लौरा का पिता उसका सामना करता है। वह गंध के असर का विरोध करता। 14 घंटे की पूछताछ के बाद वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है और मामला बंद हो जाता है। जहाँ गांव ग्रास छोड़ देता है और पेरिस की ओर जाता है, काफ़ी निराश होकर। उसके पास इतना परफ्यूम था कि अगर चाहता तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, लेकिन उस परफ्यूम से एक चीज़ नहीं हो सकती थी। वह उसे प्रेम करने योग्य या प्रेम पाने योग्य नहीं बना सकता था, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ नहीं है जिसे नियंत्रित, मजबूर या मांगा जा सके। उसने जीवन जिया प्रेम पाने और उसे अपना बनाने के लिए, लेकिन प्रेम स्वतंत्र और स्वेच्छा से होता है, वरना वह प्रेम नहीं। जैसा सार्त्र ने कहा, जो प्रेम पाना चाहता है उसे दूसरे की स्वतंत्रता भी चाहनी चाहिए, क्योंकि यदि वह उसे बांधता है तो उसे वस्तु बना देता है और वस्तु से प्रेम नहीं मिल सकता। इसलिए अपना एकमात्र उद्देश्य पूरा करने के बाद, जो तुच्छ साबित हुआ क्योंकि उसने न वह खुशी दी न वह संतुष्टि जिसकी उसे उम्मीद थी, जहाँ तय करता है कि जीने का अब कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ गंधों का अनुभव करने के लिए। वह पेरिस पहुँचता है और उसी बाजार में लौटता है जहाँ वह पैदा हुआ था। वहाँ गरीब लोगों की भीड़ के सामने वह सारा परफ्यूम अपने सिर पर उड़ेल देता है। वह इतना वांछनीय हो जाता है कि कुछ ही पलों में भिखारी उसे फरिश्ता मानकर उस पर टूट पड़ते हैं, उसे खा जाते हैं और उसे पृथ्वी से हमेशा के लिए मिटा देते हैं, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न था। खत्म होने के बाद औरतें और मर्द एक महान खुशी महसूस करते हैं। वर्णनकर्ता कहता है कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने कुछ शुद्ध रूप से प्रेम से किया था। यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराएं सिखाती हैं कि आत्मा दिव्यता का अवतार है। जो मृत्यु के बाद बचता है वह आत्मा है। जॉन ने एक दिव्य गंध बनाई जिसने शुरुआत में ही लोगों को प्रेरित किया कि वे एक दूसरे में बदल जाएं, एक दूसरे के भीतर हों, ताकि दूसरों की आत्मा तक पहुंच सकें। ईसाई परंपरा में यीशु ने रोटी और शराब को अपने शरीर और रक्त में बदल दिया, दिव्य की जीवित प्रकृति में। हर हफ्ते भक्त ईसाई इसे ग्रहण करते हैं इस विश्वास में कि दिव्य का उपभोग दिव्यता के उपहार में भाग लेना है। यह आत्मा की याद दिलाता है उस अदृश्य चीज़ की जो भलाई और आस्था को प्रेरित करती है। यह याद दिलाता है मृत्यु के बाद दिव्यता की उपस्थिति में अंततः प्रवेश का। इस कहानी में उसी तरह जब उसने पूरा परफ्यूम अपने छिड़क लिया तो उसने गरीब और भूखों को इतनी पवित्रता और दिव्यता से भर दिया कि उन्होंने उसे पूरी तरह खा लिया। प्राचीन मिथकों में माना जाता था कि मुंह आत्माओं के मिलने का स्थान है। दूसरे को अपने भीतर लेना, उससे एक हो जाना प्रेम का कार्य माना जाता था।
तो ये दृश्य दिव्यता के उपभोग को दर्शाते हैं। आत्मा दिव्य है और यदि हर किसी के पास आत्मा है तो हर किसी में दिव्यता है। इसलिए यदि हम एक दूसरे का हिस्सा बनते हैं, एक दूसरे को उपभोग करते हैं, तो हम थोड़ी दिव्यता का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन यदि इसे एक व्यावहारिक और समझने योग्य स्तर पर लाएं, तो आत्मा को हर व्यक्ति के स्व के रूप में देख सकते हैं, हर किसी की विशिष्टता। और इस अर्थ में हम एक दूसरे से जो ले सकते हैं, या यूं कहें जो प्रेरित कर सकते हैं, वह है हमारी भावनाएं, हमारी पारस्परिक देखभाल। हम एक दूसरे को प्रेम और साथ प्रेरित कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ कि अभी कर लो। और अगर तुम और सामग्री देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर घूम आओ, वहाँ तुम्हें ढेर सारी मिलेगी। अगर तुम मुझे किसी सारांश और विश्लेषण का सुझाव देना चाहते हो तो उसे कमेंट्स में छोड़ दो। जिन्हें सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे उन्हें मैं ज़रूर विचार करूँगी।